सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, hello. As you know, Indian Constitution came into force on 26th of Jan 1950 and it was adopted by the Constituent Assembly on 26th of November 1949. At that time, it contained 395 articles, 22 parts and 8 schedules. Presently, it contains more than 460 articles, 25 parts and 12 schedules. अगर अमेंडमेंट्स की बात करें तो अभी तक जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 104 बार अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। उन अमेंडमेंट्स में से 103 अमेंडमेंट है जो वो लागू भी हो चुकी है। फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो, और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस का लिंक आपको मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के सोर्सेज क्या क्या हैं, कहां कहां से भारतीय संविधान के जो आइडियाज हैं, कुछ प्रोविजंस हैं, किन किन कंट्रीज से, किन किन संविधानों से लिए गए हैं। जब भारतीय जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी थी जब वो संविधान लिखने लगी तो उन्होंने उस टाइम पे जो अलग अलग देशों के, दुनिया के अलग अलग देशों के उस टाइम पे मौजूद जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे उनकी डिटेल्ड स्टडी की। उन कॉन्स्टिट्यूशंस में से बहुत सारे प्रोविजन तो एज इट इज या कुछ अकॉर्डिंग टू इंडियन कंडीशंस चेंज करके भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिए गए। और उन देशों में से जिनका कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किया, जिनमें से बहुत सारे प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए, आज हम उनकी 1 बाय 1 स्टडी भी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक खास बात बतानी है आपको कि भारतीय जो इंडिपेंडेंस है वो 15 अगस्त 1947 को हुई और भारत के जो संविधान है वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो उस टाइम के दौरान भारत में कौन सा कानून काम कर रहा था जब तक वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ था? तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग देश की जो गवर्नेंस है, देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलाया जा रहा था। इस लिहाज से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे जो प्रभाव है, जो इन्फ्लुएंस है, वो होना नेचुरल है। कहने का मतलब है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट से हमने बहुत सारे प्रोविजंस एज इट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए या फिर उसको कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनको शामिल किया गया है। याद रखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मोर देन हाफ प्रोविजंस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में से है या फिर उससे प्रभावित है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में से हमने क्या लिया है? पहला, फेडरल स्कीम; सेकेंड, जुडिशरी; थर्ड, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स; फोर्थ, इमरजेंसी पावर्स; फिफ्थ, जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रोविजंस है वो भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। इसके अलावा बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी प्रोविजंस हैं उनका कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत सारा प्रभाव कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है। इस लिहाज से हम बोल सकते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब हम बात करते हैं अदर सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से सबसे पहले बात करेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो प्रोविजंस लिए हैं, जो सिस्टम, जो स्ट्रक्चर लिया है वो है पहला, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि भारतीय गवर्नमेंट किस पैटर्न पे काम करेगी, कैसी होगी इंडियन गवर्नमेंट, वो सारे का सारा जो प्रोविजंस है वो हमने कहां से लिए हैं? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके अलावा रूल ऑफ लॉ, इसका मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो गवर्नमेंट के ऊपर होगा, मतलब गवर्नमेंट को अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ही वर्क करना पड़ेगा। ये रूल ऑफ लॉ का प्रोविजन भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटिश
कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप, एज यू नो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन जो स्कीम है दैट इज फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम मीन्स यहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनकी भी पावर्स हैं और जो सेंटर है उसकी अपनी अलग पावर्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी सिटीजन को दो तरह की नागरिकता यहां पे दी जाती है। जैसे कि अमेरिका में होता है, स्टेट की नागरिकता अलग होती है और सेंटर की जो उनकी नागरिकता है वो अलग है। लेकिन इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का ही प्रोविजन है कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम सभी भारत के नागरिक हैं। नेक्स्ट है प्रेरोगेटिव रिट्स, ये भी एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होती हैं। ये सारे के सारे प्रोविजन हमने कहां से लिए हैं? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब बात करते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? इसमें से पहले नंबर पे आता है फंडामेंटल राइट्स। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके हमने फंडामेंटल राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया है। उसके अलावा आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब जो इंडियन जुडिशरी है, इंडियन न्यायपालिका है, वो किसी भी तरह की गवर्नमेंट के अधीन वर्क नहीं करेगी, मतलब वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेगी। उसके बाद आता है जुडिशियल रिव्यू, मतलब किसी भी एक्ट को जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। इस प्रोविजन को हमने कहां से लिया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट को उसकी चेयर से हटाना हो तो वो सिस्टम कहां से लिया हमने? इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वो भी हमने लिया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके अलावा रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये सारा प्रोविजन भी हमने कहां से लिया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होगी आफ्टर प्रेसिडेंट, जो नेक्स्ट पोस्ट होगी वाइस प्रेसिडेंट की, वो सारा प्रोविजन भी हमने कहां से लिया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। सो इट मींस यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए हैं, जिसको हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, impeachment of the president, removal of the judges of Supreme Court and High Court, post of vice president। उसके बाद आता है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है? इसमें नंबर 1 आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये प्रोविजन हमने कहां से लिया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके अलावा जो नॉमिनेशंस होते हैं राज्यसभा में, जो मेंबर की नॉमिनेशंस होती हैं, वो प्रोविजन हमने कहां से लिया है? वो भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, वो है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। जिस पैटर्न के द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है, वो सारा पैटर्न, वो सारी प्रोविजन हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए हैं, बोरो किए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बोरो किया है? सबसे पहले है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसका मतलब क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली होगी। उसके अलावा जो रेजिड्यूरी पावर का जो प्रोविजन है कि रेजिड्यूरी पावर हमेशा सेंटर के पास होगी, वो भी प्रोविजन हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके अलावा जो अपॉइंटमेंट होती है गवर्नर्स की, जो स्टेट के गवर्नर होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी सेंटर करेगा, ये प्रोविजन भी हमने कहां से लिया है? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। यहां हम रेजिड्यूरी पावर की बात करते हैं कि रेजिड्यूरी पावर क्या होती है। 3 तरह की लिस्ट है, जैसे जो स्टेट लिस्ट होती है पावर की, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इन तीनों लिस्ट के अलावा अगर किसी और मैटर के ऊपर कोई लॉ बनाना है तो इसकी अल्टीमेट पावर जो किसके हाथ में होगी? सेंटर के हाथ में। मतलब यहां पे जो सेंटर है वो सुप्रीम होगा। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? उसमें नंबर 1 कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का जो प्रोविजन है हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। उसके अलावा फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स,
ये सारे के सारे प्रोविजंस भी हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए हैं। इसके अलावा एक और भी इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है वो है ज्वाइंट सीटिंग ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, मतलब 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की जो ज्वाइंट सीटिंग होती है उसका प्रोविजन भी हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसके बाद आता है जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको वेमर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया था, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी के हालात में जो सिटीजन्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। ये पूरे का पूरा प्रोसीजर है, ये पूरा प्रोविजन हमने कहां से लिया है, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद आता है रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों यहां पे एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि इट्स नॉट कंपल्सरी कि जब संविधान लिखा जा रहा था तब ही दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ प्रोविजंस अडॉप्ट किए गए। अमेंडमेंट्स में भी कुछ दूसरे देशों के प्रोविजंस को इंक्लूड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट है जो 1976 में हुई थी, तब ये फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था इंदिरा गवर्नमेंट के द्वारा। उसके अलावा आइडियल्स ऑफ जस्टिस, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है, जो प्रीएम्बल में भी एक वर्ड शामिल किया गया था जस्टिस, वो सारे के सारे प्रोविजंस हमने कहां से लिए हैं, रशिया से, जो उस टाइम यूएसएसआर था। उसके बाद आता है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या शामिल किया हुआ है, रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये सारे के सारे प्रोविजंस हमने कहां से लिए हैं, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो 368 आर्टिकल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, ये प्रोसीजर हमने कहां से लिया है, जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके अलावा जो इलेक्शन होता है राज्यसभा के मेंबर्स का, मतलब जो अपर हाउस के मेंबर्स का इलेक्शन प्रोसीजर है, वो भी प्रोविजन हमने कहां से लिया है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है प्रोविजन, वो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। So friends, this is part 1 and with part 2 I will come soon. Till then, goodbye.